हेलो गाइस, तो आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 9 में इंटर करने वाले हैं और साथ ही साथ आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। सबसे पहला तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ सेंस के बारे में सीखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट लेना, है ना। तो इसमें लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन आज के बाद आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बहुत सा बेसिक सा बात बताऊंगा, है ना। कुछ एंगल्स के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। बोले कौन सा एंगल? जैसे कि जनरली अगर मैं बोलूँ तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 का तो जनरली लोग याद रखते हैं, लेकिन 37 और 53 डिग्री का अगर कोई पूछ लेना तो वही लोग लौट जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो लौटना नहीं है, आज के बाद आप लोगों को कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। चलिए बहुत ही बेहतरीन वे से ट्रिक के साथ सीखूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि जनरली जो है ना साइन और कॉस का ही जरूरत पड़ता है ना, टेन का जरूरत नहीं पड़ता। हालांकि आप लोग को अगर थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आता है तो साइन और कॉस से हम लोग सारा फॉर्मूला बना सकते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं तो ट्रिक क्या है। तो ट्रिक के लिए ना सबसे पहले मैं ट्रिक तो यहाँ बताऊंगा, लेकिन अभी मैं लिख देता हूँ कि किसका किसका। अभी मैं फिलहाल के लिए सारा का लिख देता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट वही है साइन और कॉस का। क्लियर? चलिए देखिए, सबसे पहला आप लोगों से पूछा जा सकता है साइन 37 का वैल्यू, है ना, कि साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। दूसरा कॉस 37 डिग्री का वैल्यू, फिर tan 37, ठीक है, tan 37 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद cosec 37 डिग्री, फिर sec 37 डिग्री, है ना। सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मैं लिख दे रहा हूँ, हालांकि जरूरत जो होगा वो मैं मार्क कर दूंगा। क्लियर? sec 37 डिग्री एंड 6th cot 37 डिग्री। क्लियर? ये तो हो गया 37 डिग्री वाला, है ना। अब 53 वाला लिखता हूँ, ठीक है। फिर पहला साइन 53 डिग्री का कितना होगा वैल्यू, दूसरा कॉस 53 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, एंड थर्ड tan 53 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ये आप लोगों को बहुत ही ट्रिक के साथ बताऊंगा, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। फोर्थ cosec 53 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंड फिफ्थ sec 53 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंड सिक्स्थ लास्ट cot 53 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो मैं ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे कुछ इस तरह से। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने पर उसके बाद करना क्या है, जैसे कि पता है कि ये 90 डिग्री है अपना, है ना, ट्रायंगल का। चलिए नामकरण कर देते हैं, है ना, इज्जत दे देते हैं थोड़ा इसको। अब देखिए ये तो 90 है, और एंगल सम प्रॉपर्टी के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो टोटल एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एक 90, तो ये दोनों को मिला करके 90 होना पड़ेगा। तो चलिए कि इसको मैं 37 बोल देता हूँ, ठीक है। देखिए 37 और ये कितना हो जाएगा आपका 53। देखिए ये दोनों का 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 50 और 30 80 और 7 और 3 10, मतलब हो गया आपका 90 डिग्री। क्लियर? अब देखिए जो भी एंगल चूज करते हैं ना उसका ऑपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और जो 90 है, 90 का ऑपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। क्लियर है बात? और देखिए अगर 37 वाला एंगल चूज करूंगा तो इसका ऑपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जो बच गया वो बेस बन जाएगा। अगर मैं 53 डिग्री वाला अगर एंगल को चूज करूंगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर इसका सीधा वाला बन जाएगा ये, ठीक है, और बेस बन जाएगा ये। चलिए अभी 37 वाला अभी लिखने का कोशिश करता हूं मैं, तो इसका ऑपोजिट वाला कौन हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। चलिए अब देखिए जो सबसे छोटा वाला एंगल है ना, उसका ऑपोजिट वाला साइड को आप लोग सबसे छोटा वैल्यू दोगे 3। 53 थोड़ा उससे बड़ा वाला एंगल है, ठीक है, 37 से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसका वैल्यू दोगे आप 4, है ना। बेस आप लोग मान लोगे 4। देखिए 90 सबसे ज्यादा वाला है, तो इसको आप लोग दोगे 5। क्लियर? अब चलिए अब देखिए वैल्यू याद रखना बड़ा ही इजी हो गया। साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो देखिए p का वैल्यू कितना हो गया 3, बाई हाइपोटेनस कितना है बताइए 5। तो साइन 37 का वैल्यू हो जाएगा 3/5। कॉस 37 कितना होगा, b/h। देखिए b का वैल्यू है 4, बाई हाइपोटेनस हो जाएगा 5। tan 37 कितना हो जाएगा, p/b। तो देखिए p है 3 और बेस कितना है 4, तो 3/4। क्लियर है ये बात? cosec 37, अब आप लोग समझ सकते हो cosec जो होता है साइन का उल्टा होता है, या फिर h/p करके आप लोग देख लीजिए, h/p मतलब 5/3 आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये, है ना। sec 37 कितना आ जाएगा बताइए, cos का उल्टा होता है 5/4, ठीक है। cot 37 tan का उल्टा होता है ना, तो 4/3। ये देखिए तो कितना बेहतरीन वैसे आप लोग जो है ना 37 वाला याद रख पाओगे, है ना, ट्रायंगल की मदद से। क्लियर? चलिए अब हम लोग 53 वाला बात करते हैं। तो देखिए 53 के बेसिस पर इसका ऑपोजिट वाला साइड ये है, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, है ना, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका बेस। और 90 का ऑपोजिट वाला तो वो तो हाइपोटेनस होता ही है। क्लियर? चलिए 53 वाला देखिए p/h होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। p कौन बन गया बताइए 4, बाई हाइपोटेनस कितना है 5, तो 4/5 हो जाएगा, है ना। साइन 53 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5। उसी तरह से कॉस b/h, तो b कितना है 3 बाई h 5। tan 53 कितना हो जाएगा p/b, देखिए 4/3, है ना, 4/3 आ जाएगा, है ना। cosec होता है साइन का उल्टा, तो 5/4, ठीक है। sec होता है cos का उल्टा, 3/5 था, तो ये 5/3 आ जाएगा, है ना। cot 53 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4।
तो देखिए ऐसा याद रखना कितना बेहतरीन वैसे आप लोग याद रख पाओगे, है ना। तो जनरली मैं बता रहा हूँ कि साइन वाला आप लोग याद रख लोगे और कॉस वाला, है ना, साइन और कॉस वाला बस काफ़ी है। साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, साइन 53 4/5 एंड कॉस 53 3/5, ठीक है। ये आप लोग याद रखोगे बस काफ़ी है आप लोग के लिए। क्लियर। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और बाकी मैं रब कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइन 37 डिग्री का वैल्यू। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना याद रखोगे आप लोग 3/5, और कॉस 37 डिग्री का वैल्यू कितना याद रखोगे, चलिए कॉस 37 4/5, ठीक है। ये दोनों वैल्यू याद रखोगे और 53 डिग्री वाला याद रखोगे। क्लियर। और कुछ याद रखने का आप लोगों को जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले आप लोग इसे पहले नोट कर लें, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, है ना। अब हम लोग जो है ना डायरेक्शन ऑफ सेंस के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर को हम लोग डायरेक्शन वाइज कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो चलिए, लेकिन उससे पहले आप लोग को डायरेक्शन ऑफ सेंस के बारे में पता होना चाहिए कि डायरेक्शन एक्चुअली में क्या होता है। 4 डायरेक्शन तो हम लोग का कार्डिनल डायरेक्शन है, ये पता होना चाहिए, है ना, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, ठीक है। लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए बात करूं तो देखिए ये आप लोग को पता होना चाहिए कि ईस्ट डायरेक्शन को हम लोग ईस्ट बोलते हैं, ठीक है, और इधर हम लोग वेस्ट, ऊपर की डायरेक्शन को नॉर्थ बोलते हैं, है ना, और नीचे का डायरेक्शन साउथ होता है, ठीक है। लेकिन इसे आप लोग ना बहुत ही बेहतरीन वे से याद रख पाओगे एक ट्रिक जी न्यूज़ से। आप लोग देखोगे पहले के चैनल में जी न्यूज़, है ना, जी सिनेमा ऐसा कुछ लिखा हुआ आता था, लेकिन जेड जो है ना बड़ा स्टाइल में लिखा हुआ रहता था, ठीक है। तो देखिए जी न्यूज़ से कैसे याद रखोगे आप ना, जेड थोड़ा देखिएगा स्टाइल से लिखा हुआ रहता था, अगर आप लोग पहले का थोड़ा चैनल वगैरह देखे होंगे तो, ठीक है। तो इस तरह से जेड लिखा हुआ रहता है, देखिए थोड़ा स्टाइल पोज मारा हुआ रहता है ना, जैसे लड़कियां लोग फैशन करती है ना वैसे ही थोड़ा फैशन किया हुआ रहता है ऐसे, ठीक है। तो जी न्यूज़ देखिए जेड कुछ ऐसे स्टाइल में दिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और न्यूज़ आप लोग तरीका वाइज लिख दीजिए NE, पहला कॉर्नर से स्टार्ट कीजिए NEWS, है ना। अब बहुतों को तो न्यूज़ का स्पेलिंग ही भी नहीं आता होगा तो अलग की बात है वो, ठीक है। तो NEWS देखिए इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, उधर है ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ है साउथ, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप लोग ऐसे जो है बहुत ही बेहतरीन में से आप लोग याद रख पाओगे। क्लियर, ठीक है। और बहुत लोगों को ये भी है कि एक्चुअली में ये सोचते हैं ना कि एक्चुअली में ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ ऊपर है ना, बहुत लोग तो सोचते रहे, ठीक है, खास करके लड़कियां लोग, है ना, क्या सोचती हैं कि एक्चुअली में नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ, है ना। अगर उसको बोल दिया जाए ना कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ तो पता चला कि वो ट्रक के नीचे आ गई और ऊपर चल गई, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। और साउथ में जाने बोलोगे तो पता चला गड्ढा खोद रही है ऐसे करके। क्लियर। तो वो लोग का तो दिमाग अलग की बात है, ठीक है। लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि एक्चुअली में ऐसे तो बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ऐसे नहीं है ये, है ना, ऐसे एज डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब प्लेन में तो मैं बोर्ड में तो ऐसे ही बनाऊंगा, ये तो 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ऐसे अगर हवा में अगर लाइन खींच दूं तो आप लोग को तो दिखाई तो देगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए ऐसा बनाया गया है। क्लियर है ये बात। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब इसके बीच में भी जो है ना एंगल होता है आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। 45 पे अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थर्न ईस्ट हो जाएगा, इसको NE से बोलते हैं, ठीक है। और इसके बीच में बताइए SW, है ना, साउथर्न वेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बीच में बताइए क्या हो जाएगा NW नॉर्थर्न वेस्ट, है ना। और इसके बीच में बताइए क्या हो जाएगा SE, है ना, साउथर्न ईस्ट। क्लियर है। हालांकि इसके बीच में भी होता है SSE, ठीक है, अलग की बात है वो। खैर हम लोग अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं कि किसी भी वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, ये कार्डिनल डायरेक्शन को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, चलिए देखिए अगर मैं बोलूँ कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करूँ, है ना, F दिया हुआ है फोर्स 30 न्यूटन, एंगल दिया हुआ है सपोज दैट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो आप लोग कैसे करोगे, है ना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट को। देखिए तो सबसे पहले ना आप लोग करोगे क्या, एक कार्डिनल डायरेक्शन वैसे ही जैसे मैं सिखाया बनाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोला गया ना, तो सबसे लास्ट वाला पे आप लोग फोकस करोगे, है ना, लास्ट वाले से फर्स्ट वाले की तरफ मूव करना है ना। एक फोर्स को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है जिसका कितना है मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन, लेकिन 37 डिग्री कौन सा एंगल होगा। अब देखिए नॉर्थर्न ईस्ट तो बोला जा रहा है, अब देखिए 37 डिग्री किससे होगा। मान लीजिए हम ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर दिए, है ना, सपोज दैट ये अपना कौन है 30 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन ये 37 डिग्री कहाँ होगा, ये वाला या फिर ये वाला। तो ये कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखिए आप लोग बहुत ही बेहतरीन से इसे समझ सकते हो कि लास्ट वाले में आप लोग को फोकस करना है और लास्ट वाले से फर्स्ट वाले की तरफ मूव कर जाना है ना, मूव कर जाना है। तो बताइए ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मूव करना है,
देखिए किधर मूव करेगा, मतलब कौन सा एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है, ये वाला एंगल, तो ये होगा 37 डिग्री। क्लियर है ये बात। चलिए एक दो क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, सपोज दैट 50 न्यूटन का फोर्स है ना, एंगल दे दिया जाए 53 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए नॉर्थ ऑफ वेस्ट दे दे, है ना, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो आप लोग क्या करोगे, आपको पता है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ही होगा, ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, लेकिन ये 53 एंगल किधर होगा, इससे या फिर इससे। तो देखिए क्या बताया मैं कि सबसे पहले लास्ट वाले पे फोकस करो आप लोग, और लास्ट वाले से किधर मूव कर जाओ, फर्स्ट वाले की तरफ, मतलब वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है। तो देखिए ऐसा कुछ रिप्रेजेंट होगा, मतलब एंगल ये वाला रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है ये बात। मतलब 53 डिग्री एंगल जो बनेगा ना वो ऐसे बनेगा। ये तो हम लोग का रिप्रेजेंट हो गया। एफ कितना है बताइए, 50 न्यूटन का। और एंगल कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, कहने का मतलब वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाओ आप लोग। तो ये देखिए रिप्रेजेंटेशन वाला जो एंगल होगा ना, एंगल का रिप्रेजेंटेशन ये होगा जो कि 53 डिग्री होगा। क्लियर। तो ये आप लोग समझ सकते हो, है ना। और आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे से आप लोग समझ चुके होंगे कि एक्चुअली में ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए कभी कभी एंगल ना दे, ठीक है, जैसे बोल दिया जाएगा फोर्स 30 न्यूटन, है ना, ये एंगल ना दिया जाए, बोल देगा नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट, डायरेक्टली ऐसे बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। तो आप लोग समझ जाना कि एक्चुअली में नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब इसका एकदम बीचों बीच में जा रहा है, मतलब 45 एंगल पे जा रहा है ना। तो इसलिए हम लोग को उसमें एंगल वगैरह नहीं लिखा जाता है। कुछ क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाएगा तो वहां पर एंगल नहीं रिप्रेजेंट किया गया, तो समझ जाना कि एक्चुअली में नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच में गया है। ठीक है। मतलब एंगल 45 का है दोनों, है ना, क्योंकि हर एक एक्सिस कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, तो हाफ कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो गाइस इसे आप लोग नोट कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, है ना। अब हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना, जिसका बेसब्री से इंतजार था, और इसे भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन वे से सीखने वाले हैं। क्लियर। चलिए, टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, जिसको हम लोग कंपोनेंट लेना भी बोलते हैं ना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। चलिए, इसे सबसे पहले ना हम लोग फील के साथ समझते हैं। ठीक है। अब इसको फील के साथ समझने के लिए चलिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप लोग सोच रहे हो यार हमेशा तो क्वेश्चन ही पूछते रहते हो, अब कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, चलो पूछ ही लो, चलो पूछते हैं। ठीक है। जैसे सपोज दैट कि ये अपना एक एक्सिस बनाया हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऑरिजिन है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपका -1 -2 -3 -4 और ये रहा -5। ठीक है। 1, अब काउंटिंग भी नहीं आता है क्या जो मैं बोलूँ बार बार। ठीक है। -3, ठीक है, -4 और ये रहा -5। ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है। अब मैं बोलूँ कि जैसे सपोज दैट कि ऑरिजिन से कोई पार्टिकल ना x पे चला है 4 और y में चला है 3। ठीक है। x में चला है 4 और y में 3, तो देखिए इसका लोकेशन कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है। अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो देखिए x में 4 और y में कितना है 3। चलिए, कुछ लोकेशन अलग हो गया यहाँ पर। ठीक है। चलिए, अब देखिए इसका मतलब पार्टिकल जो है कुछ ओरिजिन से इससे जा रहा है। ठीक है। मतलब इसका लोकेशन अगर मैं मार्क करूँ तो 4,3 है। ये आप लोग बहुत ही बेहतरीन में से समझ सकते हो कि x में 4 चला है और y में 3 चला है ना। y में कितना चला है 3 और x में चला है 4, है ना। ये आप लोग मार्क कर पाओगे इसको। लेकिन अब पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करने बोलूँ, ये तो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप लोग इसका लेंथ बता पाओगे ये लाइन का। बोले हाँ यार बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं, एकदम इजी वे में, है ना। h² = p² प्लस b²। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, √p²। p का वैल्यू कितना है बताइए, ये देखिए 3 है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर b का। तो बताइए इसको हम लोग सजा के कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अभी क्यों लिख रहा हूँ अभी मैं बताऊँगा। ठीक है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो कितना आएगा सॉल्व करने पर बताइए, 9 + 16 25, यानी 5 आ जाएगा, है ना, 5 यूनिट। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए सपोज दैट पूरा नंबर को अगर मैं रफ कर दूं, ठीक है, पूरा नंबर को अगर मैं रफ कर दूं, अब मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए ये लाइन का लेंथ दे दूंगा और मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में बताओ कि एक्चुअली में x में कितना चला था और y में कितना चला था। तो क्या आप लोग बता पाओगे? नहीं, पूरी तरह से लौट जाओगे, है ना, यहाँ पर, क्योंकि बताया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि एक नोन वैल्यू से 2 वेरिएबल को नहीं खोजा जा सकता है। ठीक है। मतलब 2 नोन होना चाहिए। क्लियर। लेकिन हाँ, अगर इसके जगह में कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता ना कि √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से बताया जा सकता था कि x में चला है 4 और y में चला है 3। देखिए पार्टिकल का पोजीशन भी पता चल जाएगा कि x और y में कितना चला है, और साथ ही साथ यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी बता पाएंगे। 4 का स्क्वायर 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, मतलब इसका लेंथ कितना हो जाएगा 5। क्लियर ये बात। लेकिन
अगर मान लीजिए एंगल दे देता ना, ये एंगल, और ये भी ना देता, सिर्फ डायरेक्टली हमको वही वाला वैल्यू दे देता 5 यूनिट है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट कि 37 डिग्री एंगल है, ठीक है, मैं सेट करके क्वेश्चन में लाया हूँ, इसलिए आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब कोई भी एंगल ले लेने से नहीं चल जाएगा, कोई भी आड़ा टेढ़ा कोई भी एंगल ले लिए तो हो जाएगा, नहीं। जरा सोचिए, समझिए इस बात को, है ना, कि अगर मान लीजिए लेंथ है, अभी देखिए, अभी ऐसा है ना, तो एक्चुअली में x में ज्यादा है और y में कम ट्रैवल किया है, लेकिन अगर ये ऐसा एंगल ज्यादा बढ़ा दे तो देखिए x का वैल्यू घटते जाएगा और y का वैल्यू बढ़ते जाएगा, है ना। एंगल और बढ़ा दिए, देखिए x का वैल्यू और घट गया और y का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो एंगल पे डिपेंड करता है कि x और y में कितना चला होगा, ठीक है। तो ये एंगल हम लोग सेट करके लाए हैं, इसलिए आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी एंगल लेने से नहीं चलेगा, क्लियर है बात। तो देखिए आप लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ना बहुत ही बेहतरीन वैसे बना पाते हैं। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर sin 37 लगा देते हैं ना, sin 37 क्या होता है, p/h, देखिए। और ट्रायंगल आप लोग को मैं बताया था कैसे याद रखना है, ये आप लोग का 37 डिग्री है, तो ये 53 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है। 37 वाला अपोजिट वाला 3 और इसका 4 और ये 5, ठीक है। sin 37 क्या होता है, p/h, देखिए 37 p ये है बाई h, h कौन है अपना 5, 3/5, क्लियर है बात। देखिए sin 37 3/5। अब देखिए जरा सोचिए, आप लोग को sin 37 क्या होता है, sin 37 का वैल्यू तो 3/5 होता है, वो अलग की बात है। sin थीटा क्या होता है, p/h, है ना, p/h, देखिए p/h, और इसका वैल्यू है 3/5 के बराबर, ठीक है। अब बताइए p तो नहीं पता, लेकिन हाँ h पता है, कितना है 5, ये तो गिवन था क्वेश्चन में, ये देखिए 3/5, तो देखिए 5 से 5 कट गया, मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया 3, बिल्कुल आ गया। देखिए आपका 3 था, मतलब देखिए बहुत ही इजी वे में बताया जा सकता है, ठीक है। उसी में अगर हम लोग cos 37 अगर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो cos 37 क्या होता है, b/h, देखिए 4/5 हो जाएगा। और cos 37 का फॉर्मूला लगाइए, cos थीटा क्या होता है, b/h, तो b कौन है अपना, देखिए 37 के बेसिस पे b ये हो गया 4, है ना। देखिए cos 37 b/h, सॉरी ये b तो निकालना था हम लोग को ना, हाँ। हाइपोटेनस कितना है 5, ये गिवन है, इज इक्वल टू 4/5, तो देखिए ये 5 से 5 कैंसिल आउट, ये देखिए b का वैल्यू आप लोगों का इजीली 4 निकल गया। मतलब अगर एंगल दे दे और ये लाइन का लेंथ दे देना, तो हम लोग इजी वे में x में कितना चला था पार्टिकल और y में कितना चला है वो हम लोग इजीली निकाल पाएंगे, है ना। लेकिन एंगल देना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग इसको फील से समझे हैं, अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अभी हम लोग बहुत ही बेहतरीन वे से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, इस चीज़ को। अभी तो मैं आप लोग को फील दिलाने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है और इसको हम लोग कैसे करते हैं वो अलग की बात है, अभी हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन इसको क्यों करते हैं ये चीज़ हम लोग सीख चुके हैं, है ना, कि कल के दिन अगर वो लेंथ दे दे तो हम लोग नहीं बता सकते कि x में कितना है और y में कितना है, ठीक है। लेकिन हाँ अगर वो लेंथ के साथ साथ एंगल दे देना तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब मान लीजिए ऑरिजिन से मैं बोल दिया कि इसका लेंथ दिया हुआ है f, ठीक है, कितना दिया हुआ है f। अब मैं बोलूँ कि इसका बताइए x कंपोनेंट कितना है, देखिए यहाँ नंबर लाइन में नहीं लिखा हूँ, है ना, x कंपोनेंट कितना है इसका, है ना, x कंपोनेंट, और साथ ही साथ इसका y कंपोनेंट कितना है ना, ये y कंपोनेंट, ये दोनों को फाइंड आउट करना है। और कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी हम लोग सीखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन वे से, ठीक है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, ठीक है। तो जरा सोचिए अगर मैं यहाँ से शैडो बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ से लाइट डालूँ, तो क्या एक्चुअली में इसका शैडो x लेंथ में पता चलेगा और उसको मेजर कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीका, ये लॉजिकल हुआ है ना। लेकिन हम लोग मैथमेटिकल कैसे करेंगे, क्लियर, चलिए देखते हैं। जरा देखिए ये वाला थीटा दिया हुआ है, तो बताइए हमको पहले x कंपोनेंट चाहिए ना, x कंपोनेंट। तो देखिए मेरे पास बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, 6, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। अब उनमें से देखिए साइन थीटा अगर मैं लूंगा तो p/h मतलब देखिए y कंपोनेंट निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉस थीटा लूंगा तो b/h, देखिए b ये हो जाएगा और h ये हो जाएगा, ये तो गिवन रहता है हमेशा ना, दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो देखिए b मतलब x कंपोनेंट आ रहा है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कॉस थीटा क्या होता है b/h, b की जगह कौन है अपना x कंपोनेंट है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है बताइए, f दिया हुआ है ये, ठीक है। तो बताइए यहाँ से x कंपोनेंट आप लोग का बहुत ही बेहतरीन में से निकल पाएगा, f डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई में, मतलब f cos थीटा, देखिए f cos थीटा, क्लियर है। अब उसी तरह से अगर y कंपोनेंट निकालना है तो इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाना पड़ेगा बताइए, sin थीटा, देखिए p/h, देखिए p में y कंपोनेंट आ जा रहा है ना, ये y में कितना चला है देखिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग sin थीटा अप्लाई करूँ तो p/h, p के जगह आ जाएगा आप लोग का y कंपोनेंट, अपॉन हाइपोटेनस के जगह f दिया हुआ है, तो y कंपोनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा जरा बताइए, f sin थीटा, ठीक है। ये देखिए
ठीक है। तो ये आप लोग को बहुत ही बेहतरीन वे से समझ में आया होगा, है ना। अभी देखिए, अभी मैं एक क्वेश्चन दिया था, अब आप लोग को फील के साथ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या था, ठीक है। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन वे से आप लोग को समझ में आने वाला है। ये मैं दिया था 5, ठीक है, और ये एंगल था कितना 37 था। अब मैं पूछा था कि आप लोग का बताइए एक्स कॉम्पोनेंट कितना था। अगर आप लोग को याद आ रहा होगा तो इसका 4 था और इसका 3 था, याद है। तो चलिए हम लोग इससे बनाते हैं। अभी मान लीजिए सपोज दैट नहीं पता है, ठीक है। एक्स कॉम्पोनेंट कितना होगा, देखिए एक्स कॉम्पोनेंट का वैल्यू कितना आता है f cos थीटा। f जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर कितना दिया हुआ है 5, तो कितना हो जाएगा इसी का 5 cos थीटा, है ना। थीटा कितना है बताइए 37। अब बताइए cos 37 का वैल्यू कितना होता है। अगर आप लोग को फिर से ट्रायंगल बना दो तो ये 37 है ना। 37 का ये 3 और ये बच गया 4 और ये 5। 37 वाला ही जरूरत है, इसलिए 53 वाला मार्क नहीं किया हूँ। क्लियर। cos 37 b बाय h, देखिए ये p है, ये b बाय h मतलब 4/5। देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट, 4 आ गया। देखिए कितना इजीली आ चुका है, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको y कॉम्पोनेंट चाहिए था तो y कॉम्पोनेंट क्या होता है f sin थीटा। देखिए इसका क्या हो जाएगा 5 sin थीटा। थीटा का जगह कितना है 37 डिग्री, तो 5 sin 37 कितना हो जाएगा p बाय h, तो 3/5। देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया तो आंसर आ गया 3। देखिए 3 यूनिट ही चला था। तो कल के दिन ये भी दे दे और एंगल भी दे दे तो हम लोग बहुत ही इजी वे में याद रख पाएंगे, है ना। तो x कंपोनेंट क्या आप लोग ऐसा रटोगे f cos थीटा और y कंपोनेंट f sin थीटा। नहीं, ऐसा रटना बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसा रटना बिल्कुल गलत है। अभी मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं रट सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज दैट कि मैं एंगल ये वाला ना दे करके ये दे दूँ, ठीक है। कौन सा दे दूँ, ये वाला थीटा दे दूँ। अब जरा बताओ आप लोग कैसे करोगे इसको। अब x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालो। अभी मैं आप लोगों को लिख देता हूँ तसल्ली के लिए, ठीक है, जो आप लोग रटने वाले थे। अभी आप लोग का आंसर क्या आया था, x कंपोनेंट आपका आया था, है ना, f cos थीटा, ठीक है, f cos थीटा। और y कंपोनेंट कितना आया था f sin थीटा आया था। चलो बहुत बढ़िया। लेकिन अब मैं थीटा बोल रहा हूँ, ये इसे दे दिया हूँ, ठीक है। अब आप लोग x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल करके बताओ कि कितना आने वाला है, जरा बताओ। देखिए अगर मैं बोलूँ अब यहाँ पर ट्रायंगल, देखिए अब 90 ये वाला बन रहा है, यहाँ पर ये ट्रायंगल को मार्क करो। थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हाइपोटेनस है ना, और ये बेस है। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा अप्लाई करूँ, देखिए अब x कंपोनेंट ये हो जाएगा, नहीं देखिए ये भी x ऑपोजिट साइड तो इक्वल होता है, ये y है तो ये भी y ही होगा। क्लियर है बात। देखिए साइन थीटा अप्लाई करो, कितना आ जाएगा p बाय h, कितना हो जाएगा, ये देखिए आपका x कंपोनेंट है अपॉन हाइपोटेनस कौन है f, ठीक है। तो यहाँ से आपका x कंपोनेंट कितना आ जाएगा जरा बताओ, f sin थीटा। अभी तो आप लोग का यहाँ पर x कंपोनेंट f cos थीटा आ रहा था, फिर यहाँ आ रहा था f sin थीटा। मतलब ये क्या बीपीएल है क्या, बिना पेंदी का लोटा, कभी इधर घुलट रहा है कभी इधर घुलट रहा है, नहीं, है ना। तो आप लोग इस चीज को ना समझ नहीं पा रहे हो, अभी मैं समझाता हूँ। चलिए आप लोग सबसे पहले इसका cos थीटा अप्लाई करके देखो, b बाय h, तो b कौन हो जाएगा बताइए, y कंपोनेंट हो जाएगा, है ना, y कंपोनेंट अपॉन हाइपोटेनस कौन है f, तो यहाँ से y कंपोनेंट क्या आ गया बताइए, f cos थीटा, है ना। f डिवाइड में उधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो f cos थीटा। तो क्या यार ऐसा रटना बिल्कुल सही है कि x कंपोनेंट f cos थीटा, y कंपोनेंट f sin थीटा, नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं रटना है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये पलट रहा है ना, अपने बात से मुकर रहा है। क्या हमेशा x कंपोनेंट f cos थीटा होगा, नहीं, है ना। साइन वाला भी ट्रिग्नोमेट्री आ सकता है, ठीक है, डिपेंड कर रहा है कि वो एंगल कैसा है। अब देखिए, अब मैं आप लोग को बहुत ही बेहतरीन वे से समझा दूंगा, है ना। देखिए अभी पहला वाला क्वेश्चन में क्या दिया था मैं, ये था अपना f, ठीक है। तो जिसके साथ थीटा टच होता है ना, जिस एक्सिस के साथ, देखिए अभी x एक्सिस के साथ थीटा टच है ना, तो इसके साथ आएगा cos, है ना। तो x कंपोनेंट का वैल्यू में क्या आ जाएगा बताइए, f cos थीटा। अब जिसके साथ थीटा टच नहीं है उसके साथ sin थीटा आएगा, तो देखिए f sin थीटा। यहाँ पर देखिए थीटा किसके साथ टच है, अच्छा y एक्सिस के साथ टच है ना, तो इसलिए y के साथ cos आएगा, देखिए, है ना, f cos थीटा। देखिए y एक्सिस के साथ f cos थीटा, और जिसके साथ थीटा टच नहीं है उसके साथ sin थीटा, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो ये आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे से याद रख पाओगे। अब आप लोग ऐसे नहीं रटोगे कि एक्चुअली में x कंपोनेंट जो होता है f cos थीटा होता है, y कंपोनेंट f sin थीटा होता है, नहीं, जिसके साथ थीटा टच उसके साथ cos, और जिसके साथ थीटा टच नहीं है उसके साथ sin, है ना। अब आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे से समझ पाओगे कि एक्चुअली में ये है क्या। देखो बस थोड़ा सा, है ना, उसके बाद ये हम लोग लेक्चर खत्म करने वाले हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कल के दिन मेरे पास कोई क्वेश्चन है ना, मान लीजिए इसका r दिया हुआ है, ठीक है, r, ठीक है, r वेक्टर। अगर r वेक्टर को मुझे लिखना ये थीटा है, तो x कंपोनेंट कितना होगा, इसका rx कितना आ जाएगा, x में कितना कंपोनेंट हो जाएगा, तो r cos थीटा, क्योंकि थीटा किसके साथ टच है, देखिए x एक्सिस के ही साथ टच है ना। और y कंपोनेंट कितना आ जाएगा बताइए, y जिसके साथ थीटा टच नहीं है, तो बताइए क्या आएगा, r sin थीटा आएगा, है ना। तो ये रहा।
ठीक है, आर एक्स और आर वाई। अब बताइए आर जो है ना, आर हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर सीख चुके हैं, तो आर एक्स में भी कुछ पार्ट है और वाई में भी कुछ पार्ट है, ठीक है, आर एक्स प्लस आर वाई। लेकिन आप लोग को याद आ रहा होगा एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, बताइए, अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब बताइए आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना, 2 इंटू आर एक्स इंटू आर वाई कॉस थीटा। बताइए आर एक्स और आर वाई में कितना है एंगल, देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमेशा आप लोग को पता होना चाहिए 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो कॉस 90 डिग्री क्लियर, और ये कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो बताइए आर जो होगा ना, आर वो टोटल इसी के बराबर ही आएगा। अगर मैं आर एक्स और आर वाई को ऐड करूँ ना तो टोटल आर के बराबर ही आने वाला है, ठीक है। देखिए अभी मैं यहाँ प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका आर एक्स का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, है ना, ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा, है ना। देखिए और बताइए आर एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, आर कॉस थीटा, ठीक है, आर एक्स कितना था, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर वाई कितना था, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये अंडर रूट में था, ये पूरा टर्म तो 0 बन जाएगा। तो बताइए आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, जरा बताओ आप लोग, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट में, है ना, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, ठीक है, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी, है ना, यहाँ से देखिए पलट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसे। अब बताइए इसका वैल्यू आइडेंटिटी के हिसाब से 1 होता है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर बच जाएगा, तो देखिए आर नेट जो है आर के ही बराबर आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ना कि एक्चुअली में अगर हम लोग, आप लोग बचपन में देखे होंगे जब भी गाड़ी वगैरह को आप लोग खींचते हो, ठीक है, मान लीजिए कोई आपका खिलौना है, आप लोग देखिए धागा से ऐसे स्ट्रिंग में बांध करके ऐसे खींचा जाता था, ठीक है, तो मूव किधर करता था, कुछ इस पार्ट पे भी मूव करता था और कुछ पार्ट इसका उठ भी जाता था ना अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इसका दोनों कॉम्पोनेंट काम में आता है, क्लियर है। तो जब भी अब आप लोग इसको अगर पूरा प्रैक्टिकल लाइफ में अगर जीना चाहते हो ना, अगर पूरा प्रैक्टिकल लाइफ से समझना चाहते हो तो ऐसे समझ सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर कोई पार्टिकल है, एक्स में कुछ खींचा गया है और वाई में कुछ खींचा गया है ना, धागा लगा करके ऐसे 90 डिग्री पे, तो बताइए पार्टिकल किधर जाएगा, कहीं ना कहीं इसके बीच में ही जाएगा, ठीक है। अब जिधर नेट जा रहा है ना, अब लोग उल्टा कर लो, आप क्या कर लो, अब पार्टिकल को ना जिधर मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में धागा लगा करके खींचो, तो एक्चुअली में आप लोग को नजर आएगा कि पार्टिकल जो है ना कुछ पार्ट एक्स में भी जा रहा है और कुछ पार्ट वाई में भी जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्लियर है ये बात। हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और भी बेहतरीन वे से हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।